नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नतीजे सामने आ चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। मधुसूदन मिस्त्री ने औपचारिक घोषणा की है। खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं। और आपको बता दें कि जो थरूर थे वो भी मैदान में उतरे थे, लेकिन उनको 1,072 वोट ही मिले हैं। कुल 9,385 वोट डाले गए थे। 416 वोट अमान्य घोषित हुए हैं। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। 416 वोट जो अमान्य घोषित किए गए हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के नतीजे सामने आ चुके हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। हालांकि आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और बड़ी प्रसन्नता का विषय है, न केवल मुझे बल्कि हर कांग्रेस जन को। पार्टी का आगे का कार्यक्रम क्या होगा उसके ऊपर अपना दिशा निर्देश देंगे और अपने सारे नीति निर्धारण के कार्यक्रम देंगे। तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ये जो बार बार लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कांग्रेस पार्टी में जो कोई किसी की सुनता नहीं है, आज मुझे लगता है कि उन सबके मुंह पे जोरदार तमाचा लगा है। Any challenging days ahead, but I think this has given a new spirit and a new enthusiasm to the Congress party. और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। साथ ही यह भी कहा कि नवनियुक्त अध्यक्ष के नेतृत्व में हम और बेहतर तरीके से काम करेंगे। करण माहरा ने और क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं कांग्रेस पार्टी के। उनको हमारी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। एक दलित नेता जिसने 1969 में कांग्रेस को ज्वाइन किया, मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाला ये नेता मल्लिकार्जुन खड़गे 1972 में पहली बार विधायक बने और तब से 9 बार लगातार विधायक और 3 बार सांसद रहे और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसको आज मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। इसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देहरादून के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस जनों ने खूब आतिशबाजी की है, साथ ही मिठाई बांटकर खुशी का इजहार भी किया। इस दौरान संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी और खड़गे के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता में भी काबिज होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के चुने जाने के बाद जगह जगह कांग्रेस के कार्यालयों में जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप लखनऊ से भी देख रहे हैं, जहां पर यह जश्न मनाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के चुने जाने पर यह खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। और जितने भी कार्यालय हैं कांग्रेस के तमाम राज्यों में, वहां पर खुशी मनाई जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी है। के साथ संवाददाता तौकीर इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं और देहरादून से अजीत काम्बोज हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। तौकीर, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, जिसका इंतजार था कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर, इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब फाइनली कांग्रेस को उनका अध्यक्ष मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं। किस तरीके की तस्वीरें अब कांग्रेस के कार्यालयों में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किस तरीके का जोश देखने को मिल रहा है? देखिए, जब वोटिंग हो रही थी तो अभी हमने देखा था कि एक भारी भरकम तादाद यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर इकट्ठा थी। कई तो उसमें वोटिंग वाले थे, इसके अलावा कई लोग सिर्फ समर्थन में जो खड़गे के थे वो यहाँ पहुंचे थे, उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। तो फिलहाल आज नतीजे भी आ चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरह से साउथ इंडिया में उनका एक बड़ा नेता कहलाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और इसके बाद जो पुराना ढर्रा था, यानी कि कांग्रेस जिसपे काम करती आई, अब तक जिसपे राजनीति करती आई, वो उसको फिर से मजबूत करने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, ये 3 ऐसे गठजोड़ थे जिसके ऊपर सबसे ज्यादा काम कांग्रेस करती थी। यानी कि फिर से एक वही समीकरण को दोहराने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, सब दलित वर्ग से जोड़े गए हैं। और इसके अलावा जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं उसमें ब्राह्मण और मुस्लिम की यहाँ पर नियुक्ति हुई है, उत्तर प्रदेश में खासकर। तो फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये सब जो नेता है यहाँ पहुंचे हुए थे, कांग्रेस के लीडर्स हैं। आज जश्न का माहौल है यहाँ पर। हमने देखा पटाखे भी फोड़े गए, नगाड़े भी बजाए गए। क्या कहेंगे, नियुक्ति हुई है जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की,
गैर गांधी परिवार से खासकर? जैसा कि सब लोग जान रहे थे कि सब कहते थे कि गांधी परिवार से अध्यक्ष बनेगा, लेकिन आज 22 साल बाद एक लोकतांत्रिक तरीके से एक चुनाव प्रक्रिया हो के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं और आगे 2024 में इसी प्रक्रिया से हम लोग सरकार बनाएंगे। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं अब चुनौतियां भी हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक ऊर्जा का संचार भी हुआ है। एक नए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय हुए हैं और इसमें सबसे खास बात है कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो राज्यों में चुनाव है वो जरूर चुनौतीपूर्ण होगा। बिल्कुल तौकीर किदवई, आपके पास मैं आऊंगा। देहरादून से संवाददाता अजीत काम्बोज भी हमारे साथ लाइव बने हैं। अजीत, 24 साल बाद आज पहला गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बना है मल्लिकार्जुन खड़गे। बधाइयों का तांता सुबह से उनको मिल भी रहा है, लेकिन किस तरीके की तस्वीरें, अब अगर कांग्रेस कार्यालयों की हम बात करें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है और अब आगे क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी? बिल्कुल सचिन, अगर उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय की बात की जाए तो सुबह 11 बजे के बाद कांग्रेस के पदाधिकारियों का कुनबा यहां पर बढ़ने लगा था और धीरे धीरे कांग्रेस मुख्यालय में बढ़त भी देखने को मिल रही थी। और वहीं जिस तरह से तमाम आकलन थे और मतदान के दिन से ही लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आश्वस्त थे कि कहीं ना कहीं वही अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठेंगे, तो इसके नतीजे लगभग 2 बजे के बाद स्थिति साफ हो गई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जीत चुके हैं और वही कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। तो ऐसे में 2:30 बजे के करीब यहाँ पर पूरा भव्य आयोजन किया गया कांग्रेसियों की तरफ से। तमाम जो कांग्रेसी इधर उधर अपने कार्यों में व्यस्त है वो सभी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और यहाँ पर जमकर आतिशबाजी की गई, मिठाइयां बांटी गई और एक सुर में सभी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर यहाँ पर नारेबाजी भी की है। और साफ है कि जिस तरह से करण महारा प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस के, उन्होंने अपना बयान जारी किया, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नए अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई वो दे रहे हैं। और साफ है कि जिस तरह से आने वाले समय में कई चुनौतियां होंगी कांग्रेस के सामने, उनसे पार पाने में कहीं ना कहीं खड़गे काफी हद तक सही साबित भी होंगे। और ऐसे में सीधे तौर पर मुख्य विपक्षी दल जो है भाजपा, उसको अगर कई टक्कर देनी होगी तो सीधे तौर पर कई मोर्चों पर इनको सफल होना होगा। ऐसे में अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा साउथ की तरफ जो अपनी बढ़त बनाने की कोशिश में है, ऐसे में जो नया अध्यक्ष का चुनाव हुआ है वो साउथ की तरफ से हुआ है, तो ऐसे में कोशिश होगी कांग्रेस की कि वहीं पर उनका रोका जाए भाजपा को और तमाम तरह की जो स्थितियां हैं वो पैदा ना हो सके। और पिछले जो तमाम चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है, उन चुनौतियों से भी पार पाना होगा और नए अध्यक्ष के तौर पर जो भी जिम्मेदारियां नए राष्ट्रों जो सीधे तौर पर राष्ट्र अध्यक्ष की तरफ से जो दी जाएंगी तमाम जिम्मेदारियां, वो भी राज्य स्तर पर निभाने की पूरी कोशिश होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल अजीत, आपके पास में आऊंगा। तौकीर, जिस तरह से राहुल गांधी को हम देख रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे हैं, अब तक कई किलोमीटर वो पैदल चल चुके हैं, तमाम कार्यकर्ता तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं। दूसरी तरफ 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिले हैं कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन अब किस तरीके की चुनौतियां आगे रहेंगी और किस तरीके से उन चैलेंजेस को फेस करके कांग्रेस आगे बढ़ेगी? क्योंकि कहा यही जा रहा था कि अब तक एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, कोई कांग्रेस से बाहर से, गांधी परिवार के बाहर से अगर कोई अध्यक्ष बनता है तो हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए, कांग्रेस मजबूत हो जाए। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में ये बड़ी कमान है, बड़ा चैलेंज है, किस तरीके से कांग्रेस आगे मजबूत होती हुई नजर आएगी? देखिए, अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर तो कांग्रेस का लगातार वोट बैंक गिरा है, लेकिन अब जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है उससे उम्मीद लगती है कि यहाँ पर कुछ बेहतर कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस किसी न किसी एक सहयोगी पार्टी का साथ भी लेगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं घेरने की तैयारी है। लेकिन जिस तरह से दलित वर्ग पर पूरा शिकंजा बनाने की कोशिश की गई है, जिस तरह से पहले कांग्रेस करती थी, कांग्रेस के साथ दलित वर्ग एक लंबे समय तक जुड़ा रहा, लेकिन मायावती के आने के बाद कहीं ना कहीं वो बिखराव हुआ। मुस्लिम वोट बैंक जो था वो सपा के साथ गया, लेकिन दलित वोट बैंक मायावती के साथ हो गया। तो कहीं ना कहीं अपने पुराने उसी वोट बैंक को वापस खींचने की तैयारी है। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष तय किया गया, उससे लगता है कि जो साउथ इंडिया में, या खासकर जिस तरह से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, अब वहीं से एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष तय किया गया है। 35% वोट बैंक कहलाता है कि जो साउथ में है दलित वर्ग का, तो उसको साधने की कोशिश की गई है। अब इसके बाद हिंदी बेल्ट यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश और राजस्थान या मध्य प्रदेश, ऐसे राज्यों में फिर से मेहनत करनी होगी। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस फिर भी मजबूत स्थिति में दिखती है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर उनको मेहनत की ज्यादा जरूरत है। तो फिलहाल यहाँ पर भी एक प्रदेश अध्यक्ष दलित वर्ग से तय किया गया है। इसके बाद अब जो प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अलग अलग समुदाय से हैं, कोई मुस्लिम है, कोई ब्राह्मण है। तो कहीं ना कहीं पूरे समीकरण को साधने की कोशिश की गई है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में एक बड़ी तैयारी के साथ कांग्रेस सामने आए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए तो खासकर उनके लिए वो राज्य चुनौती भरे जरूर होंगे जहां पर अभी हाल फिलहाल चुनाव होना है, 3-4 महीने के अंदर चुनाव होना है। हिमाचल खासकर जहां पर ऐलान हो चुका है, अब वहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब सबसे चुनौतीपूर्ण उनके लिए वही रहेगा कि हिमाचल, गुजरात
और राजस्थान खासकर ठीक है, इन राज्यों पे वो जीत दर्ज करें। जी। देखिए, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश से अगर मजबूती मिलती है कांग्रेस को तो कहीं ना कहीं 2024 के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी करेगी भाजपा के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भाजपा जिस तरह के आरोप लगाती थी कि गांधी परिवार से ही इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है एक लंबे समय से, क्योंकि 22 साल का एक लंबा समय अभी सोनिया गांधी उस पर काबिज थी, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो सवाल थे वो भारतीय जनता पार्टी से छीने गए हैं। ठीक है। चुनाव में इस तरह के जो हमले होते हैं परिवारवाद के, इस तरह के हमलों से बचा जा सके। ठीक है, चलिए तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस को 24 साल बाद आज पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के चुने जाने के बाद हाल ही में नियुक्त यूपी प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा है कि अब कांग्रेस जल्द ही नई ऊंचाइयों को छुएगी, भले ही अन्य राज्य के चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव हो। और अगली खबर का भी कर लेते हैं और बात कर लेते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरे दिन 20 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से तैयार उनवल बाईपास को जनता को समर्पित कर दिया है और इसी के साथ ही 2 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित उनवल नगर पंचायत भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर सांसद रवि किशन और सहजनवा विधानसभा के विधायक प्रदीप शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को चाबी सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के जन जन तक पहुंचे। लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी कि इन सभी के साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि विकास के लिए सभी को मिलकर अपनी नागरिक जिम्मेदारियों का पालन भी करना होगा। भाइयों बहनों, स्वच्छता का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। उसका प्रभाव सीधे हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे कस्बे की पहचान से, हमारे गांव की पहचान से जुड़ा हुआ है। अगर गांव या कस्बा गंदा होगा, लोगों की धारणा हमारे बारे में भी गलत होगी। लोग कहेंगे देखे साहब कितने गंदे लोग हैं। अगर हमारा गांव और हमारा कस्बा साफ सुथरा होगा, लोगों की धारणा भी हमारे प्रति बदलेगी। और इसीलिए स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी। इसमें व्यक्तिगत रूप से अपने गांव, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने कस्बे को स्वच्छ बनाए रखने के साथ ही जिन लोगों के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था, उन लोगों के घर में एक शौचालय भी उपलब्ध कराना। ये सभी कार्यक्रम एक साथ जुड़ करके आगे बढ़ाने के कार्य हुए और ये कार्यक्रम बखूबी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो पैसा आ जाए उसका सही इस्तेमाल हो जाए, सही इस्तेमाल हो जाए, यह सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इसलिए नागरिक जिम्मेदारी वहीं पर प्रारंभ होती है। विकास कार्य के लिए आने वाले पैसे का सही इस्तेमाल हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नगर निकाय से जुड़े हुए लोगों के छोटे मोटी समस्या का समाधान तत्काल होना चाहिए। प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित करते हुए प्लास्टिक को जो शासन ने रोक लगाई है, हमारे कस्बे में भी कहीं कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीप उत्सव की तैयारियों के निरीक्षण के लिए बुधवार को अयोध्या पहुंच गए हैं और इस दौरान उन्होंने कई स्थानों का निरीक्षण भी किया और तैयारियों को लेकर अफसरों से चर्चा भी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को हेलीपैड रामकथा पार्क हेलीपैड वो उतरे हैं और यहां से वो साकेत डिग्री कॉलेज पहुंचे और स्थानीय निरीक्षण किया। साकेत डिग्री कॉलेज में 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव का अस्थि कलश विसर्जन प्रयागराज के संगम में किया गया है। पिता का अस्थि कलश लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार की सुबह प्रयागराज वो पहुंचे थे और यहां पर गंगा यमुना के संगम में मुलायम सिंह की अस्थियों को प्रवाहित किया गया है और इस दौरान सपा मुखिया के साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे।
और दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 40 साल की महिला ने 5 लोगों पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक महिला का आरोपियों के साथ प्रॉपर्टी विवाद है और दोनों पक्षों का कोर्ट में केस भी चल रहा है। फिलहाल गैंगरेप की वारदात की पुलिस जांच पड़ताल में लगी है और महिला की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर में 5 लोगों के नाम भी दर्ज किए हैं, जिनमें से 4 को हिरासत में लिया गया है। पुलिस फिलहाल हर एंगल से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एफआईआर में नामजद आरोपियों के नाम दीनू, शाहरुख और जावेद धोला और साथ ही औरंगजेब ये बताया जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक 18 अक्टूबर को सुबह लगभग 3:30 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को ये सूचना मिली थी और आश्रम रोड पर एक महिला वहां पर पड़ी हुई है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल ले जाया गया। पूछताछ में महिला ने बताया कि वो दिल्ली नंद नगरी की रहने वाली है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक महिला ने बताया कि एक दिन पहले गाजियाबाद में अपने भाई के यहां जन्मदिन मनाने के लिए वो आई थी और जब भाई ने उनको वापस छोड़ा तब उनको वहां से कुछ लोग अपने साथ ले गए और इससे पूर्व में ही वो परिचित हैं। और महिला ने यह भी बताया था कि 2 लोग थे और बाद में बताया कि 5 लोग थे। उन सभी ने उसके साथ शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है। दिल्ली की एक 38 साल की महिला अपने भाई का जन्मदिन मनाकर गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी। सड़क पे खड़ी थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी। इतने में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए जहाँ पे एक और आदमी मौजूद था और 5 ने मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत खराब थी, लड़की को बहुत टॉर्चर करा गया और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में, गुप्त अंगों में रॉड तक घुसा दी गई। पूरी तरीके से लहूलुहान लड़की, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए और एक बोरे में उसको भर दिया गया और सड़क पे फेंक कर चले गए। आश्रम रोड के पास एक महिला वहाँ पे पड़ी हुई है। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुँच गई एवं इनको अस्पताल लेकर गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये नंद नगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहां से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। और वहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पश्चिम यूपी के कद्दावर नेता इमरान मसूद ने बसपा पार्टी ज्वाइन कर ली है। और आपको यह भी बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती से इमरान मसूद ने मुलाकात भी की है और अपने समर्थकों के साथ लखनऊ में बसपा को ज्वाइन उन्होंने किया है। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने इमरान मसूद से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। सहारनपुर के कद्दावर नेता इमरान मसूद एक बार फिर बसपा में नजर आ रहे हैं। बसपा में शामिल हो गए आज मायावती के पास। पहले कांग्रेस, फिर सपा, अब बसपा। क्या वजह लगती है, मायावती क्यों? देखिए, बहन जी के अलावा कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा है। बहन जी के पास ही वोट इतना है कि हम लोग अगर अपने वोट के साथ मिलकर के शामिल होकर के खड़े होंगे तो निश्चित रूप से हम लोग जीत का रास्ता देखने का काम करेंगे। क्या इसके पीछे ये वजह लगती है इमरान मसूद के बसपा में आने की? क्योंकि पहले आप कांग्रेस में थे, सपा में गए तो सम्मान नहीं मिला, टिकट को लेकर बहुत गहमा गहमी थी कि इमरान मसूद को टिकट मिलेगा। मसूद अख्तर आपके साथ आए थे, उसके बावजूद कई तरह की कंट्रोवर्सी रही। फिर अब ये क्योंकि सपा के बाद से बसपा ही विकल्प बचता था। देखिए, सपा में मैं बहुत उम्मीद के साथ इसलिए गए थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर वोट का बंटवारा ना हो और हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करें। हमने एक तरफा वोट डाल दिया, उसके बावजूद भी नतीजा 0 आया। तो हमारी समझ में आया कि जब जब हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे तब तब भाजपा मजबूत हो जाती है। बहुजन समाज पार्टी जब जब मजबूत हुई है, इतिहास उठा लीजिए, जब जब बसपा मजबूत होगी तब तब भाजपा डाउन जाएगी। तो अब बसपा को मजबूत करेंगे और बसपा के अंदर रहेंगे और जीवन भर रहेंगे इंशाल्लाह। बीजेपी जो पसमानदा मुसलमान समाज की जो बैठकें कर रही है, लगातार कोशिश हो रही है, निकाय चुनाव में भी अब टिकट देने का वादा कर लिया है। अब ये पसमानदा तो उधर चला जाएगा तो फिर कैसे जीत? देखिए, बीजेपी क्या कर रही है मुझे उसके बारे में कहना नहीं, क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी सब लोग जानते हैं। अब बीजेपी पसमानदा और अगड़े और पिछड़े की जब बात कर रही है, जब सड़क पे चलते हुए पहले हमें सुरक्षा तो दे दे कि हम लोग सुरक्षित रहें। तो देखिए, इमरान मसूद हैं, आज इन्होंने
बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। पहले कांग्रेस में थे, फिर इसके बाद सपा में शामिल हुए। टिकट को लेकर बहुत गहमा-गहमी हमने देखी थी। इनको टिकट का वादा किया गया था, लेकिन सहारनपुर से टिकट नहीं दिया गया। इसके चर्चे भी खूब हुए और इसके बाद कई बार अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश भी कर चुके थे, लेकिन अखिलेश यादव ने वो सम्मान नहीं दिया, इनका आरोप था। इसके बाद इन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। अब देखना है पश्चिम यूपी की जो राजनीति है वो किस तरह करवट लेती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और त्योहारों के समय खाद्य सामग्रियों में अक्सर मिलावट देखने को मिलती है। दिवाली जैसे जैसे नजदीक आ रही है, खाद्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। खाद्य विभाग लगातार दुकानों में छापेमारी कर रहा है और पहली तस्वीर एटा की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गंजडूवारा रोड पर नकली घी और दूध की फैक्ट्री पर पुलिस और फूड विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि सिंथेटिक और नकली घी दूध बनाने का यहां पर यह धंधा चल रहा था। मौके से 15 कनस्तर ये बरामद किए गए हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। घी दूध बनाने का जो नकली जखीरा बरामद किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर झांसी की है, झांसी के मऊरानीपुर की, जहां पर खाद्य अधिकारी की टीम ने बुधवार को 10 दुकान में यह छापेमारी की है और कई दुकानों से घरेलू सिलेंडर भी जब्त किए हैं। कार्रवाई अभी भी जारी है और मौके पर खाद्य अधिकारी अशोक कुमार, अमित श्रीवास्तव, साथ ही लिपिक आदि टीम भी मौजूद रही। और पीलीभीत में ट्रैफिक पुलिस की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। इंटर कॉलेज के 17 बच्चे छुट्टी के दौरान ई रिक्शा में बैठे थे और जैसे ही ई रिक्शा नेहरू पार्क के सामने पहुंचा तो अनियंत्रित होकर पलट गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने बच्चों को ई रिक्शे से बाहर निकाला है और कुछ बच्चे गंभीर रूप से इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बद्रीनाथ पहुंचे हैं, जहां पर बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना उन्होंने की है। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के बद्रीनाथ और केदारनाथ दौरे को लेकर अधिकारियों से व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की है। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बद्रीनाथ पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है और प्रधानमंत्री बद्रीनाथ में हो रहे मास्टर प्लान का निरीक्षण भी करेंगे। माणा गांव में जनता को संबोधित भी वो करेंगे। जिला प्रशासन की टीम तैयारियों में जुटी है। इस दौरान बद्री केदार मंदिर समिति उपाध्यक्ष किशोर पवार सहित कई लोग भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी का 21 अक्टूबर का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रातःकाल देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून से केदारनाथ जी में जहां दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद वहां के जितने भी काम चल रहे हैं उन सभी कामों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ जो केबल कार केदारनाथ के लिए चलने वाली है उस केबल कार का भी शिलान्यास करने वाले हैं। तत्पश्चात बद्रीनाथ धाम जाएंगे और बद्रीनाथ धाम में जाकर वहाँ के जो मास्टर प्लान के तहत काम हो रहे हैं उन सभी कामों को देखेंगे और उनको देखने के बाद वहाँ पर जो हमारा हेमकुंड साहब के लिए जो रोपवे बनने वाला है, रोपवे और कुछ प्रमुख सड़कें हैं, उन प्रमुख सड़कों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ माड़ा गांव में सीमांत क्षेत्र के लोगों को एक जनसभा भी वहां पर उनके माध्यम से संबोधित करेंगे। और वही सीएम आवास में आयोजित सरकार और संगठन की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया कि बैठक में सभी मंत्रियों को प्रभाव वाले जनपदों में जाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही सरकार की योजनाओं का संगठन के साथ मिलकर समन्वय बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। 21 अक्टूबर का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रातःकाल देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून से केदारनाथ जी में जहां दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद वहां के जितने भी काम चल रहे हैं उन सभी कामों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ जो केबल कार केदारनाथ के लिए चलने वाली है उस केबल कार का भी शिलान्यास करने वाले हैं। तत्पश्चात बद्रीनाथ धाम जाएंगे और बद्रीनाथ धाम में जाकर वहाँ के जो मास्टर प्लान के तहत काम हो रहे हैं उन सभी कामों को देखेंगे और उनको देखने के बाद वहाँ पर जो हमारा हेमकुंड साहब के लिए जो रोपवे बनने वाला है, रोपवे और कुछ प्रमुख सड़कें हैं, उन प्रमुख सड़कों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ माड़ा गांव में सीमांत क्षेत्र के लोगों को एक जनसभा भी वहाँ पर उनके माध्यम से संबोधित करेंगे। और बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की विचारधारा रही है कि सनातन धर्म को समाप्त करो। अगर ये मंदिर भी जाते हैं तो वहां पर अक्सर छेड़खानी वो करते हैं और ऐसे में इनको केवल ऐसे ही व्यक्ति का चुनाव करना है जो केवल गांधी परिवार के आदेशों का पालन करे। आते आते 22 साल कर दिए, बेटे पे नाकाम हुए, इसलिए एक प्रयोग करने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन पहले भी एक प्रयोग किया था, केसरी जी के रूप में किया था, सीताराम केसरी जी के में, जो उनकी दुर्गति की वो आप सब लोग जानते हैं। उनकी डेड बॉडी को भी उनके ऑफिस कार्यालय में अंतिम समय पे नहीं आने दिया गया। और जिस प्रकार का ये चाहते हैं हमें उनका प्रयोग हो, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, सनातन धर्म का विरोध करना, मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, भगवान राम थे ही नहीं, और उसी परिपाटी का वो अध्यक्ष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और देहरादून में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर टिप्पणी भी की है, जिसके बाद कांग्रेस भी हमलावर नजर आई है। कांग्रेस की महिला नेत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के कई बड़े नेताओं के बयानों को सार्वजनिक किया है। बहुत ही निचले स्तर का बयान दिया था और एक डेलीगेशन लेकर हम स्वयं कोतवाली पलटन बाजार गए थे, हमने तहरीर लिखाई थी। लेकिन जैसा कि होता आया है कि मुख्य विपक्षी दल की शिकायत या तहरीर का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, वैसे ही इस बार भी कुछ नहीं हुआ। ये मेरे पास तमाम वो फोटोग्राफ्स हैं, उस तहरीर की कॉपी है जिसमें दुष्यंत गौतम ने बहुत ही निचले स्तर की टिप्पणी की थी राहुल जी पर, और पप्पू शब्द से भी उनको संबोधित किया था, और बंटवारे से लेकर आज तक की कांग्रेस की मनगढ़ंत कहानी लोगों के सामने रखी थी। आज जो उन्होंने कहा है साथियों, वो उनके मानसिक स्तर को दर्शाता है। आप बताइए कि एक भाजपा के प्रभारी से ये पूछा जाता है कि कांग्रेस आज एक नई दिशा की ओर अग्रसर है, एक नए बदलाव की ओर अग्रसर है, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही है और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नॉन गांधी परिवार से होगा। ऐसे में उनका जवाब होता है कि कांग्रेस की कोई विचारधारा थोड़ी है और कांग्रेस के लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। चरितार्थ करते हैं दुष्यंत गौतम और तमाम संगी, मुंह में राम बगल में छुरी। आपने देखा ही है कि इनकी अभद्रता कहां तक पहुंच गई है। तो इनकी ये मानसिकता संकीर्ण संकुचित ही नहीं, ये घृणित मानसिकता है। जो बात दुष्यंत गौतम ने कही, ये बताता है कि उनकी सोच क्या है। वो यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं और तत्काल प्रभाव से उन्हें हटाया जाना चाहिए। जेपी नड्डा जी से सबसे पहले मेरी ये मांग है। दुष्यंत गौतम ने जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं, बीजेपी के नेता हैं और प्रभारी उत्तराखंड के हैं, यह उत्तराखंड जो महिलाओं के आंदोलन से कुर्बानी, त्याग और बलिदान से बना, यहाँ आकर महिलाओं के बारे में आप शब्द कहना, पूरे समाज को अपमानित करना, इसमें सारी महिला संगठनों को उबाल आ जाना चाहिए। और ऐसे नेता को मैं तो समझता हूँ कि मोदी जी और उनके पार्टी प्रेसिडेंट अगर इस बात को सुनकर के देखते हैं, दुर्भाग्य ही होगा अगर उस कार्रवाई नहीं करेंगे। जरा सी भी नैतिकता बीजेपी में है तो दुष्यंत गौतम को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए, नहीं बल्कि पार्टी से सस्पेंड कर देना चाहिए। उसने कांग्रेस को अपमानित नहीं किया, महिलाओं को अपमानित करने का काम किया। किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? अब जिसे मैं तो ये कहूँगा कि जिसको हमारे प्रधानमंत्री गुरु जी कहते हैं मैंने दक्षिणा ली, वो राम रहीम जो जेल काट के और किस परिणाम में मुझे कहना चाहिए। लेकिन मोदी जो कहीं देखा, जब प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे लोगों को दीक्षा देगा तो दुष्यंत गौतम तो बहुत छोटा आदमी है। लेकिन ये गंभीर प्रश्न है, ये शालीनता के साथ प्रेस करके हम लोग ये बात कह रहे हैं और डिमांड करें शालीनता के साथ। इस उत्तराखंड को आंदोलन की आग में मत झोंको। दुष्यंत ने जो बयान यहाँ पर दिया बेहद शर्मनाक है, बहुत चरित्र हनन का काम किया, बहुत नीचे स्तर का बयान है और यह बीजेपी की मानसिकता दर्शाती है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां पर काठ गोदाम स्थित सर्किट हाउस में राज्यपाल भगत सिंह का कार्यकर्ताओं ने छोलिया नृत्य और कुमाऊनी परंपरा से उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर तक राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी नैनीताल जिले के दौरे पर रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।